Good morning, students. Welcome to today's lecture. आज हम डिवीज़न ब्रायोफाइटा की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग लास्ट क्लास ब्रायोप्सिडा, जिसे हम मसाए या मॉसेस के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं ब्रायोप्सिडा। सबसे पहले हम इसके जनरल कैरेक्टर्स लेते हैं। ब्रायोफाइट्स का सबसे बड़ा समूह है क्लास ब्रायोप्सिडा। इसके अंतर्गत 660 या 660 जेनरा हैं और 14,500 स्पीशीज़ रिकग्नाइज की गई हैं, जो कि विश्वव्यापी हैं, यानी कि कॉस्मोपॉलिटन है डिस्ट्रीब्यूशन में। लिवरवर्ट्स से ज़्यादा बेहतर तरीके से ये स्थलीय वातावरण के अनुकूल हैं। ये नम मृदा, मॉइस्ट सॉइल, रॉक्स, गीली दीवारों, ओल्ड बिल्डिंग्स की जो डैम्प वॉल्स होती हैं उन पर, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं उनके स्टेम्स पर इसके मेंबर्स जो है वो ग्रो करते हैं। गेमिटोफाइट की दो ग्रोथ स्टेजेस होती हैं। एक है प्रोटोनीमा स्टेज, प्राथमिक तंतु अवस्था, और दूसरी है लीफी स्टेज, जिसे हम गैमीटोफोर भी कहते हैं। ये जुवेनाइल स्टेज है ग्रोथ की, जिसमें प्लांट्स प्रोस्ट्रेट, क्रीपिंग, श्यान, विसर्पी, हरे और ब्रांच्ड फिलामेंटस टाइप के होते हैं। ये स्पोर्स से डेवलप होते हैं और इट इज़ ओनली अ ट्रांजिटरी वेजिटेटिव स्टेज। ये केवल एक छोटी वेजिटेटिव स्टेज होती है जो बहुत जल्दी ही परिवर्तित हो जाती है नेक्स्ट स्टेज में। दूसरा आता है लीफी स्टेज या गैमीटोफोर। ये एक इरेक्ट सिलिंड्रिकल शूट स्टेज है, जिसमें लीव्स पाई जाती हैं और सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। परसिस्टेंट लीव्स एंड सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन गैमीटोफोर। गैमीटोफोर का जो मेन एक्सिस है वो ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकता है, और शाखाएं जो हैं वो हमेशा लीव्स के नीचे से निकलती हैं। लीव्स ऑलवेज सरल, छोटी, माइन्यूट, सेसाइल और एक डिस्टिंक्ट रिब मिड रिब के साथ होती हैं। थैलस में राइजोइड्स पाए जाते हैं, जो कि बहुकोशिकीय होते हैं, शाखित हैं, और साथ ही साथ उनमें ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है। मेन एक्सिस दो भागों में विभाजित होता है, सेंट्रल कंडक्टिंग टिश्यू और पेरिफेरल कॉर्टेक्स के अंदर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन विखंडन की विधि के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन स्टोलन्स के द्वारा, प्रोटोनीमा की ब्रांचिंग के द्वारा, स्पेशल लीफी शूट्स के निर्माण के द्वारा, गैमी के द्वारा और परसिस्टेंट एपाइसिस के द्वारा होता है। सेक्स ऑर्गन्स शाखाओं की एपेक्स पर समूहों के रूप में पैदा होते हैं, बॉर्न इन ग्रुप्स। एंथ्रीडिया हमेशा क्लब शेप्ड, नैरो और इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। एंथ्रीडियल जैकेट सिंगल लेयर्ड होती है। मेल गैमीट्स बाइफ्लैजिलेटेड और स्पाइरली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। आर्चिगोनिया
स्टॉक्ड हैं और जिसमें एक मच इलोंगेटेड नेक पाई जाती है और एक मैसिव वेंटर प्रेजेंट होता है। स्पोरोफाइट को विभेदित किया जाता है 3 हिस्सों में, फुट, सीटा और कैप्सूल। जो इलोंगेटेड सीटा है जो कि कैप्सूल और फुट को जोड़ता है, वो कैप्सूल को गैमीटोफाइट से बहुत ऊपर ले जाता है ताकि उसके स्पोर्स का डिस्पर्सल आसानी से हो जाए। कैप्सूल में पेरिस्टोम पाया जाता है, परिमुख, जो कि स्पोर्स के डिस्पर्सल में सहायक होता है। जर्मिनेशन के पश्चात स्पोर पहले फर्स्ट प्रोटोनीमा बनाते हैं और फिर लीफी गैमीटोफाइट का निर्माण होता है इस प्रोटोनीमा से। आइए हम पढ़ते हैं ब्रायोप्सिटा का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया। बॉवर 1935, वेटस्टीन 1935 एंड कैंपबेल 1940 में इन्होंने ब्रायोप्सिटा में 3 ऑर्डर्स को आइडेंटिफाई किया। ये हैं स्फेग्नेल्स, एंड्रियल्स एंड ब्रायल्स। स्मिथ ने 1938 में और फिर उसके पश्चात 1950 में ब्रायोप्सिटा को 3 सब क्लासेस में विभाजित किया। ये तीनों सब क्लासेस हैं स्फेग्नोब्राया, एंड्रियोब्राया एंड यूब्राया। रीमर्स ने 5 सब क्लासेस रिकग्नाइज की मसाई के अंदर। ये 5 सब क्लासेस हैं स्फेग्निडी, एंड्रियडी, ब्राइडी, बॉक्स बॉमीडी एंड पॉलीट्राइकिडी। स्फेग्निडी के अंतर्गत ऑर्डर स्फेग्नेल्स में जीनस आता है स्फेग्नम, और ये स्फेग्नम हमारे सिलेबस में है। आइए हम पढ़ते हैं स्फेग्नम के बारे में। स्फेग्नम का कॉमन नेम, कॉमनली हम इसे बॉग मॉस या पीट मॉस भी कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि ये नाम इसका किस प्रकार से रखा गया। नाउ सिस्टमेटिक पोजीशन, क्लास ब्रायोप्सिटा, सब क्लास स्फेग्नोब्राया, ऑर्डर स्फेग्नेल्स, फैमिली स्फेग्नेसी और जीनस है स्फेग्नम। कॉमनली ये प्लांट्स बॉग मॉस या पीट मॉस कहलाते हैं। मेंबर्स की जो हैबिट है वो है एक्वेटिक या सेमी एक्वेटिक। स्वैम्प्स में ग्रो करते हैं, पॉन्ड्स में भी कुछ मेंबर्स पाए जाते हैं। मॉइस्ट हैबिटेट जो कि लेक्स के किनारों पर होती है उसमें पाए जाते हैं, और वेट हिल साइड्स पर भी के मेंबर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। बहुवर्षीय पादप है। गैमीटोफोर का जो अपर पार्ट है वो इनडेफिनेटली ग्रो करता है और लोअर पोर्शन जो है वो धीरे धीरे समय के अनुसार जो है वो विघटित होता जाता है, क्षय या उसकी मृत्यु होती रहती है। जलीय आवास में जहाँ पर ये पादप उगते हैं उनके साथ जो जलीय वनस्पति या मृत कार्बनिक पदार्थ बहुत बड़ी मात्रा में भूमि पर एकत्रित होकर एक दलदल या मैश बनाते हैं। इन प्लांट्स में सर्टेन एसिडिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो कि जिस मीडियम में ये रहते हैं उस मीडियम को अनसूटेबल बना देते हैं। इससे फंजाई और बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए वो एनवायरनमेंट अनसूटेबल हो जाता है, और ये फंजाई और बैक्टीरिया की ग्रोथ अगर कम होगी तो उस एनवायरनमेंट में डिकेइंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा, और किसका जो प्लांट्स जो हैं जो डेड हो गए उनका डिकेइंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा कि ईयर आफ्टर ईयर उस एनवायरनमेंट में, उस हैबिटेट में
लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता जाता है ईयर आफ्टर ईयर, और ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है ये धीरे धीरे डिकम्पोज्ड मटेरियल जो एक कॉम्पैक्ट डार्क सब्सटेंस में अकमुलेट होता है, इसकी फॉर्म जो है वो डिकम्पोज्ड मटेरियल से कम्पैक्ट डार्क सब्सटेंस में परिवर्तित होता रहता है। और ये जो कम्पैक्ट डार्क सब्सटेंस है ये इट इज़ रिच इन कार्बन। ये जो कार्बन रिच डार्क सब्सटेंस है ये पीट कहलाता है, इसीलिए इस मॉस का ये दूसरा नाम जो है पीट मॉस या बॉग मॉस इसे कहा जाता है। दोबारा से बताती हूँ ये मैं कि पीट बनने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है कि ये पादप जिस जलीय आवास में पाए जाते हैं इनके साथ उग रही जो एक्वेटिक वेजिटेशन है और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है प्लांट का, वो करकट के साथ बड़ी मात्रा में भूमि पर एकत्रित होकर एक दलदल या मैश बनाते हैं, और कार्बनिक अवशेषों के संचित होने से ये पीट बनने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है। इसमें अम्लीय माध्यम pH -3 से लेकर 6.5 के बीच में होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया के द्वारा जो है एसिडिक एनवायरनमेंट में पॉसिबल नहीं हो पाता, और स्फेग्नम की जो पुरानी ब्रांचेस जो डेड हो जाती हैं उनका पूर्ण रूप से डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता, अपघटन नहीं होता, जिसके फलस्वरूप प्लांट के मूल मृत अवशेष और अन्य मृत पादपों के साथ ये वो ईयर आफ्टर ईयर एक साथ इकट्ठा होता रहता है। इस प्रकार अनेक वर्षों तक इनकी तहें जमती रहती हैं और एक प्रचुर मात्रा में कार्बन युक्त पदार्थ इकट्ठा जो है एक प्रचुर मात्रा में कार्बन युक्त पदार्थ का निर्माण होता है। इस पदार्थ को हम पीट कहते हैं। स्फेग्नम अपनी ग्रोथ से जो आर्द्र दलीय क्षेत्र है उसको शुष्क पीटमय स्थान में बदल सकता है, क्योंकि वो मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब कर ही रहा है। इस प्रकार इसलिए इन प्लांट्स को हम पीट मॉस भी कहते हैं। गेमिटोफाइट। अब स्फेग्नम का प्लांट कैसा होता है? स्फेग्नम की गेमिटोफिटिक फेज में दो डिस्टिंक्ट स्टेजेस होती हैं। एक होती है जुवेनाइल प्रोटोनीमा, प्रथम तंतु, और दूसरा होता है रेडियली सिमेट्रिकल मैच्योर लीफी गेमिटोफोर स्टेज। जर्मिनेशन के पश्चात स्पोर जो है वो थिन प्लेट लाइक इरेगुलर जुवेनाइल प्रोटोनीमा बनाता है, जो कि धीरे धीरे अपराइट लीफी एक्सिस या गेमिटोफोर में डेवलप हो जाता है। प्लांट डेंस क्लम्प्स के रूप में ग्रो करता है और हमेशा वाटर लोडेड प्लेसेस पे ग्रो करता है ये, और कलर इसका ब्राइट कलर्स होते हैं, और साथ ही साथ ये ब्राइट कलर्स जो हैं वो एंथोसाइनिन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होते हैं। नाउ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है प्लांट की, मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये डायग्राम है। गेमिटोफोर इज डिफरेंशिएटेड एंड अपर राइट ब्रांच्ड एक्सिस एंड लीव्स। ये लीव्स हैं, ये इस प्रकार से पेंडेंट लीव्स हैं, डाइवर्जेंट ब्रांचेस हैं, स्टेम लीफ है, पेंडेंट ब्रांचेस हैं। ये लीफ है, ये स्टेम है, और ये इसका स्पोरोफाइट है, ये इसका कॉमा है। मेन एक्सिस और प्लांट जो है डिफरेंशिएटेड होता है अपराइट ब्रांच्ड एक्सिस और लीव्स के अंदर। स्फेग्नम का जो वयस्क गेमिटोफाइट है वह एक ऊर्ध्व अवशाखित अक्ष तथा पर्णों में विभाजित होता है। मैंने आपको बताया कि यंग स्टेज के अंदर ये बहुत सॉफ्ट और बहुत ही वीक होता है, परंतु जब ये मैच्योर स्टेज के अंदर आ जाता है तो ये जो इरेक्ट ब्रांचेस हैं उनके वेल डेवलप्ड होने से ये इरेक्ट हो जाता है। ब्रांचेस तने या मेन स्टेम पर पाई जाती हैं। मेन एक्सिस इनडिटर्मिनेट रूप से ग्रोथ करता है, यानी कि लगातार ग्रोथ करता रहता है, और ये ब्रांचेस सिंगल या फिर टफ्ट्स में 3 या 8 के समूह में प्रत्येक चौथे लीफ के एक्सिस पे निकलती हैं। बहुत सारी स्मॉल ब्रांचेस
जो हैं वो लिमिटेड ग्रोथ की होती हैं, ये मेन एक्सिस के एपेक्स पे पाई जाती हैं और एक कॉम्पैक्ट हेड लाइक पार्ट बनाती हैं जिसे हम कोमा कहते हैं। ये लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस होती हैं। इनफैक्ट कोमा इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंडेंस्ड ग्रोथ ऑफ द इंटरनोड ऑफ द मेन एक्सिस नियर द एपेक्स। एपेक्स के पास में जो इंटरनोड्स के संगठित होने से ये क्षेत्र बनता है। जैसे ही इंटरनोड्स इलोंगेट होती हैं, ब्रांचेस फॉर्मिंग कोमा रिज्यूम देयर नॉर्मल ग्रोथ। ठीक है, ये फिर से नॉर्मल ग्रोथ के रूप में भी आ सकती हैं जैसे ही इंटरनोड्स जो है वो फिर से ग्रोथ करते हैं। सबमर्ज्ड स्पीशीज़ के अंदर सारी ब्रांचेस तो सिमिलर होती हैं, परंतु जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ हैं उनमें दो टाइप की ब्रांचेस पाई जाती हैं। एक होती हैं पेंडेंट ब्रांचेस और एक होती हैं डाइवर्जेंट ब्रांचेस। पेंडेंट ब्रांचेस या निलंबी शाखाएं ये नीचे की ओर झुकी हुई होती हैं और इनकी वृद्धि मेन एक्सिस के समानांतर होती है, तो हम इन्हें फ्लैजेलिफॉर्म या डी करंट ब्रांचेस भी कहते हैं। इनका मेन कार्य जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन करना है, क्योंकि ये जो है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए कैपिलरी सिस्टम का एक निर्माण करते हैं, इसलिए हम इन्हें फ्लैजेलिफॉर्म या डी करंट ब्रांचेस भी कहते हैं। दूसरी होती हैं डाइवर्जेंट ब्रांचेस, जिसे हम अपसारी शाखाएं भी कहते हैं। ग्रुप में से कुछ ब्रांचेस ऊपर की ओर और बाहर की ओर डायरेक्ट करती हैं। ये पेंडेंट ब्रांचेस की कंपैरिजन में छोटी और मोटी होती हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि इन शाखाओं में से कोई एक शाखा पृथक होकर एक नए प्लांट का निर्माण करती है। सामान्यतः ये असीमित वृद्धि की शाखाएं होती हैं और ये मुख्य अक्ष के समान ही कार्य करती हैं। इन्हें हम नवीकरण, नवाचार या एक्सकरंट ब्रांचेस या इनोवेशंस भी कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं लीव्स के बारे में। मेन एक्सिस और लेटरल ब्रांचेस पे स्पाइरल फिलोटेक्सी के रूप में लीव्स पाई जाती हैं। ये लीव्स छोटी, सेसाइल, एंटायर और बिना मिड रिब के होती हैं। यंग गैमेटोफायोफोर के अंदर मल्टी सेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं और इन मल्टी सेलुलर राइजोइड्स के अंदर ऑब्लिक सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। गैमेटोफोर के मैच्योर होने के पश्चात ये राइजोइड्स जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनली मेन एक्सिस को हम 3 हिस्सों में विभाजित करते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम है। कॉर्टेक्स, पैरेन्काइमेटस रीजन और सेंट्रल सिलेंडर। कॉर्टेक्स जो है वो आउटर पार्ट एक्सिस का बनाता है। मुख्यतः ये 2 से 4 लेयर की थिन वॉल सेल्स का बना हुआ होता है। ये सेल्स जो है वो हाई लाइन होती हैं। इनमें एक्सिलरी ब्रांचेस की जगह पर ये सिंगल लेयर्ड होती हैं। लेटरल ब्रांचेस में कुछ कॉर्टिकल सेल्स जो हैं वो इलोंगेटेड हो जाती हैं। इनकी शेप बॉटल शेप या रिटॉर्ड शेप्ड कहलाती हैं ये। इनकी सेल्स की नेक वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा कर्व्ड हो जाता है और इसके डिस्टल एंड पर पोर बन जाता है। ये सेल्स जो है रिटॉर्ड सेल्स या रिटॉर्ड सेल्स कहलाती हैं और ये सामान्यतः वाटर एकमुलेट करती हैं। कॉर्टेक्स के बाहर की तरफ एपिडर्मिस पाया जाता है। दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज कॉर्टेक्स एंड दिस इज प्रोजेन्काइमेटस रीजन। ठीक है, ये रिटॉर्ड सेल्स हैं। ये थोड़ी सी इलोंगेट हो जाती है, नेक लाइक पोर्ट है और इसके अंदर इस प्रकार से ये वाटर एब्जॉर्ब होता है। सेकंड आता है प्रोजेन्काइमेटस रीजन। प्रोजेन्काइमेटस रीजन इट लाइज इनर टू द कॉर्टेक्स, के अंदर पाया जाता है। 4 to 6 लेयर पाई जाती हैं इसके अंदर। इसमें सेल्स जो हैं कंपैरेटिवली स्मॉल होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं और ये नैरो प्रोजेन्काइमा सेल्स कहलाती हैं। ये एक्सिस को मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं। इस रीजन को हम हाइड्रोम कहते हैं। ये रीजन हाइड्रोम कहलाता है। तीसरा आता है इसमें सेंट्रल सिलेंडर। सेंट्रल सिलेंडर है, इट इज़ द इनर मोस्ट रीजन। इसे हम मेड्यूला भी कहते हैं। ये देखिए, ये हाइलाइन सेल्स हो गई, ये स्पाइरल थिकनिंग्स हैं इसके अंदर, हाइलाइन सेल्स हैं और क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स पाई जाती हैं। इस मेडुला रीजन के अंदर सेल्स जो हैं वर्टिकली इलोंगेटेड होती हैं और ये थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स हैं। नाउ लीफ कैसी होती है? लीफ सिंगल सेल्ड थिकनेस है इसकी। मैच्योर लीफ के अंदर 2 टाइप की सेल्स होती हैं। एक होती हैं क्लोरोफिलस सेल्स और एक होती हैं हाइलाइन सेल्स।
फिलर सेल्स जो हैं ये सामान्यतः स्मॉल सेल्स हैं और इसके अंदर डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। हाइलाइन सेल्स ये कंपैरेटिवली साइज में लार्ज होती हैं, पॉलीगोनल हैं और कलरलेस होती हैं, यानी कि इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता। वॉल्स के अंदर सामान्यतः स्पाइरल या एनुलर थिकनिंग्स पाई जाती हैं और पोर्स भी पाए जाते हैं। इन सेल्स में कैपेसिटी होती है पानी को एब्जॉर्ब करके उन्हें ऊपर चढ़ाने की, तो दैट्स वाई दीज सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड कैपिलरी सेल्स। क्लोरोफिलस सेल्स और हाइलाइन सेल्स ये दोनों ऑल्टरनेट सीक्वेंस में अरेंज्ड होते हैं। पहले क्लोरोफिलस सेल, फिर हाइलाइन सेल, फिर क्लोरोफिलस सेल, फिर हाइलाइन सेल। देन दिस इज ऑल अबाउट क्लास Bryopsida, its general characters and external morphology and internal structure of sphagnum gametophyte. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। थैंक यू।